एयरसेल कभी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेलीकॉम कंपनियों में गिनी जाती, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बहुत भरोसे के साथ लिया जाता था। आज के समय में जब हम जियो, एयरटेल और वीआई की बात करते हैं तो एयरसेल लगभग भुला दिया गया है। लेकिन एक समय था जब एयरसेल के पास करोड़ों यूजर्स थे और मार्केट में उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग थी। एयरसेल की शुरुआत साल 1999 में हुई थी और इसे शुरू किया था सी शिवशंकरायन ने, जो उस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक जाना फोकस शुरू से ही मेट्रो से ज्यादा स्मॉल टाउन्स और रूरल इंडिया पर था, जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। एयरसेल ने वही जगह चुनी जहां कंपटीशन कम था और डिमांड बहुत ज्यादा। यही वजह थी कि बहुत कम समय में एयरसेल ने अपनी रीच लाखों लोगों तक बना ली। शुरुआती सालों में एयरसेल का नेटवर्क क्वालिटी अच्छी मानी जाती थी, खासकर साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तमिलनाडु, केरल, असम जैसे राज्यों में एयरसेल ने स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली थी। उस दौर में जब कॉल्स महंगे हुआ करते थे, एयरसेल कंपैरेटिवली चीप कॉल रेट्स ऑफर करता था, जिससे स्टूडेंट्स, डेली वेज वर्कर्स और लो इनकम यूजर्स तेजी से एयरसेल से जुड़ते चले गए। धीरे धीरे एयरसेल सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि आम लोगों की जरूरत बन गई। एयरसेल का बिजनेस मॉडल वॉल्यूम बेस्ड था, मतलब ज्यादा यूजर्स जोड़ो, कम मार्जिन में काम करो और मार्केट शेयर बढ़ाओ। शुरुआती फेज में ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी तरह काम भी कर रही थी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर ऐसा इंडस्ट्री है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम और टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे नेटवर्क एक्सपेंशन और स्पेक्ट्रम कॉस्ट भी बढ़ती चली गई। यही से एयरसेल के लिए प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू होने लगी। साल 2005 के बाद इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन तेजी से बढ़ने लगा। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज अग्रेसिव तरीके से मार्केट में उतर आईं। इन कंपनीज के पास कैपिटल ज्यादा था, इंटरनेशनल बैकिंग थी और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एयरसेल इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए लगातार चीप प्लान्स लॉन्च करता रहा, लेकिन रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था जितनी तेजी से कॉस्ट बढ़ रही थी। इसी दौरान स्पेक्ट्रम ऑक्शन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गई। सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग हाई रखी गई, जिससे कंपनियों को भारी अमाउंट बॉन्ड करनी पड़ी। एयरसेल ने भी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़े लोन्स लिए। यही से एयरसेल डेट ट्रैप में फंसने लगा। एक और बड़ी टर्निंग पॉइंट तब आई जब एयरसेल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। मलेशिया की कंपनी मैक्सिस ने एयरसेल में मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर कर ली। शुरुआत में ये डील एयरसेल के लिए पॉजिटिव मानी गई, क्योंकि इससे कंपनी को इंटरनेशनल सपोर्ट और फंडिंग मिली। लेकिन समय के साथ साथ मैनेजमेंट इश्यूज और रेगुलेटरी प्रॉब्लम सामने आने लगे। मैक्सिस डील को लेकर कई लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, जिससे एयरसेल की इमेज और ऑपरेशंस दोनों में पॉलिसी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। लेकिन उस समय इंडिया में टेलीकॉम पॉलिसीज बार बार चेंज हो रही थीं, कोर्ट केसेस चल रहे थे और कंपनीज फ्यूचर प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रही थीं। एयरसेल पहले से ही डेट में थी और ऊपर से लीगल अनसर्टेनिटीज ने सिचुएशन और आया इंडियन टेलीकॉम हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन, रिलायंस जियो की एंट्री। साल 2016 में जियो ने मार्केट में फ्री कॉल्स और एक्सट्रीमली चीप डेटा के साथ एंट्री की। इसने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला कर रख दिया। बड़ी कंपनीज जैसे एयरटेल और वोडाफोन भी प्रेशर में आ गईं, लेकिन उनके पास इतना कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वे सरवाइव कर सकी। एयरसेल जैसी मिड साइज कंपनी के लिए जियो का इम्पैक्ट बेहद खतरनाक साबित हुआ। एयरसेल के यूजर्स तेजी से जियो की तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि फ्री सर्विसेज को इग्नोर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। एयरसेल अपने प्लान्स और प्राइसेस को जियो के लेवल तक लाने की फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं थी। रेवेन्यू तेजी से गिरने लगा, लेकिन लोन्स और ऑपरेशनल कॉस्ट्स वैसे ही बनी रही। यही वो फेज था जब एयरसेल प्रैक्टिकली कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगी। कंपनी ने कई सर्किल में सर्विसेज इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से नेटवर्क क्वालिटी डिटेरियोरेट होती चली गई। यूजर्स की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। एयरसेल ने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की। मर्जर्स की बात चली। आरकॉम के साथ मर्जर प्लान भी सामने आया, लेकिन ये प्लान्स ग्राउंड लेवल पर कभी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए स्केल बहुत जरूरी होता है और एयरसेल उस स्केल तक पहुंच ही नहीं पाई। आखिरकार साल 2018 में एयरसेल ने आधिकारिक बैंक्रप्सी फाइल कर दी और अपनी सर्विसेज बंद कर दी। अचानक लाखों यूजर्स बिना नेटवर्क के रह गए। सिम कार्ड्स काम करना बंद हो गए, कस्टमर केयर अनरीचेबल हो गया और कई लोगों के मोबाइल नंबर्स हमेशा के लिए इनएक्टिव हो गए। एयरसेल एम्प्लॉइज की जॉब्स चली गईं और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे स्क्रैप में बदल गया। आज अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो एयरसेल की फेलियर सिर्फ एक कंपनी
कंपनी की फेलियर नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि टेलीकॉम जैसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में सिर्फ चीप प्राइसिंग स्ट्रेटजी लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकती। एयरसेल ने मैस को कनेक्ट किया, टेलीकॉम को अफोर्डेबल बनाया, लेकिन चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स, हैवी डेट, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और एग्रेशन कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाई। एयरसेल की डॉक्यूमेंट्री हमें ये समझने में मदद करती है कि बिजनेस में टाइमिंग, अडेप्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितने जरूरी होते हैं। अगर एयरसेल समय रहते अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर पाती, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाती और डेट कंट्रोल में रख पाती, तो शायद आज इंडियन टेलीकॉम मैप पर उसका नाम अभी भी मौजूद होता। एयरसेल का नाम आज हिस्ट्री में दर्ज है, एक ऐसी कंपनी के रूप में जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी दी, लेकिन मार्केट की बर्बर रियलिटी के आगे खुद को बचा नहीं